ग्लोबल वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ सामीईन, आप तमाम देखने वालों और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, सुनने को मिल रहा है कि इंडिया का चंद्रयान मिशन एक बार फिर से फेल होने वाला है, क्योंकि चांद पर एस्टेरॉयड की बारिश हो रही है, जिसकी वजह से स्पेसक्राफ्ट को लैंड करना बहुत मुश्किल। चांसेस नज़र आ रहे हैं कि कहीं ये मिशन फेल ही ना हो जाए। आपको बताते चलें कि आज की वीडियो में चंद्रयान 3 को किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए आखिर चलकर मौजू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। चंद्रयान 3 इस वक्त बहुत बड़ी मुसीबत में है। जैसा कि आप जानते हैं कि चांद हमारी ज़मीन से 3,84,000 किलोमीटर दूर है और वहाँ जाने से पहले स्पेसक्राफ्ट को ज़मीन के 5 चक्कर लगाने थे और फिर चांद के गिर्द भी 5 चक्कर लगाने थे। अभी चंद्रयान 3 ज़मीन का 5वां चक्कर कंप्लीट कर ही रहा था कि एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है कि चांद की सरफेस पर एस्टेरॉयड गिर रहे हैं। इस चीज़ के बारे में इसरो ने सोचा ही नहीं था। इन एस्टेरॉयड में साइज़ के कुछ छोटे हैं और साइज़ में कुछ बड़े हैं। इसके अलावा मिनी माइक्रो एस्टेरॉयड भी हैं जो सियारों से टकराते हैं, लेकिन सियारों में इन एस्टेरॉयड का असर इतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन चांद से टकराने से इनका असर बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि जब कोई छोटा एस्टेरॉयड ज़मीन के एटमॉस्फेयर में दाखिल होता है तो वो एस्टेरॉयड एटमॉस्फेयर में ही ख़त्म हो जाता है। लेकिन चांद का कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, इसलिए एस्टेरॉयड सीधा चांद की सरफेस पर गिरता है। अगर बात की जाए इसकी ग्रेविटी की, वो भी हमारी ज़मीन की निस्बत बहुत कम है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि स्पेसक्राफ्ट पर एस्टेरॉयड की बारिश हो सकती है, जिससे ये मिशन 1 सेकंड में ख़त्म हो सकता है। अब देखना यह है कि इसरो के साइंसदान इसे कैसे हैंडल करते हैं। इस बात को ज़रा गौर से सुने। हर रोज़ बहुत ज़्यादा मैक्रो एस्टेरॉयड ज़मीन के एटमॉस्फेयर में दाखिल होते रहते हैं, जिनको हम ना महसूस कर पाते हैं और ना ही देख पाते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया, एक तो ये साइज़ के बहुत छोटे होते हैं, दूसरा हमारी ज़मीन के पास बहुत स्ट्रॉन्ग और मोटा एटमॉस्फेयर मौजूद है। जब ये मेट्रॉइड्स हमारी ज़मीन के एटमॉस्फेयर में दाखिल होते हैं तो ज़मीन की ग्रेविटी बहुत तेज़ी से इसे अपनी तरफ खींचती है, लेकिन हमारी ज़मीन की एटमॉस्फेयर एयर इसको रोकने का काम करती है। अब मैक्रोमेट्रॉइड ज़मीन के एटमॉस्फेयर एयर में मौजूद गैसेस को चीरते हुए आगे जाते हैं, लेकिन ये गैसेस उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर डालती हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन पैदा होती है। इसी फ्रिक्शन की वजह से ये मेट्रॉइड ज़मीन के एटमॉस्फेयर में ही चलकर राख बन जाते हैं। इसी एटमॉस्फेयर की वजह से हमारी ज़मीन इन छोटे एस्टेरॉयड्स की वजह से बिल्कुल महफूज है, लेकिन बहुत बड़ा एस्टेरॉयड ज़मीन के साथ टकरा गया, बहुत बड़ी तबाही होगी। अब बात करते हैं चांद की। चांद के पास ना तो स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फील्ड है और ना ही इसके पास कोई पावरफुल एटमॉस्फेयर है। तो ऐसी सिचुएशन में ऐसे मेट्रॉइड ज़मीन को छोड़कर चांद से टकराने के लिए आते हैं, तो इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। जब ये चांद की तरफ आगे बढ़ते हैं तो एटमॉस्फेयर ना होने की वजह से अगर कोई एस्टेरॉयड स्लो स्पीड से भी चांद के साथ टकराता है तो इसकी स्पीड 20 किलोमीटर फी सेकंड होती है, यानी वह 45,000 फी घंटा की रफ्तार से टकराता है। इसके अलावा जो एस्टेरॉयड बहुत तेज़ी से टकराते हैं तो उनकी स्पीड 72 किलोमीटर फी सेकंड होती है, यानी वो एस्टेरॉयड 1,60,000 मील घंटा की रफ्तार से टकराता है। अगर इतनी स्पीड से कोई सुई ही टकरा जाए तो वो बहुत बड़ी तबाही करेगी, लेकिन यहाँ हम मैक्रो एस्टेरॉयड की बात कर रहे हैं। आम तौर पर ऐसा होता तो नहीं है कि चांद की सतह पर बहुत बड़ा एस्टेरॉयड टकराए, लेकिन अगर 5 किलोग्राम का कोई एस्टेरॉयड चांद की सतह के साथ टकराने के लिए आगे बढ़ता है तो वो इतना बड़ा क्रेटर बना देगा कि 9 मीटर गहरा होगा। जो आज बड़े बड़े क्रेटर चांद की सतह पर दिखाई दे रहे हैं वो इन्हीं एस्टेरॉयड के टकराने से बने हैं। यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी एस्टेरॉयड इतनी तेज़ी स्पीड से चांद की सतह से टकराते हैं तो इसके बाद बहुत बड़ा क्रेटर बन जाएगा। अगर बात यहीं पर ख़त्म होती है तो बिल्कुल ठीक था, लेकिन ऐसा नहीं है। इतने बड़े एस्टेरॉयड के चांद के साथ टकराने से ना सिर्फ एक बहुत बड़ा क्रेटर बनेगा, बल्कि यहाँ मौजूद रेत और मिट्टी 30 किलोमीटर ऊंची हवा में जाएगी, क्योंकि लूनर सरफेस के पास ग्रेविटी नहीं है, जिसकी वजह से कोई एस्टेरॉयड लूनर स्पेस के साथ टकराता है तो ये डस्ट बहुत ऊंची उछलती है। अगर चांद पर बहुत बड़ा बम टकरा जाए तो ये डस्ट बहुत बड़ा एरिया कवर कर जाएगी, जिससे चंद्रयान 3 को बहुत भारी नुकसान होगा। जिस लोकेशन पर ये स्पेसक्राफ्ट जा रहा है वैसे तो वहाँ इतने एस्टेरॉयड नहीं टकराते, अगर फिर भी ऐसा हुआ तो बहुत बड़े चांसेस है कि ये स्पेसक्राफ्ट तबाह हो जाएगा।
इसरो की सारी मेहनत पर पानी फिर जाए और इसके सोलर पैनल भी डैमेज हो जाएंगे और इससे रोवर को भी खतरा हो सकता है। लेकिन इससे भी बड़ी प्रॉब्लम यह है कि अगर कोई छोटा मोटा मेट्रॉइड शावर हुआ तो इसके उठने वाली लूनर डस्ट अगर लैंडर में चली गई या फिर इसके सोलर पैनल पर गिर गई तो इसका इसरो के साथ राब्ता एक बार फिर से टूट सकता है और इसरो का ये मिशन सीधा फेल हो सकता है। अब इसके लिए इसरो के साइंसदान बहुत परेशान हैं और चारों तरफ नज़र रखे हुए हैं ताकि कोई एस्टेरॉयड चांद की तरफ आता है तो ये स्पेसक्राफ्ट की पोजीशन को चेंज करके इसे सेफ जगह पर ले जा सके। अगर फिर भी मेट्रॉइड से शावर हुआ तो इसे मैनेज करने के लिए इसरो के साइंसदानों ने इसका हल निकाल लिया है, जिसकी वजह से वो चांद की साउथ पोल पर लैंड करवाएंगे क्योंकि यहाँ एस्टेरॉयड बहुत कम शावर होते हैं। इसरो ने इस पर लैंडर के साथ 4 सोलर पैनल अटैच किए हैं। अगर देखा जाए तो एनर्जी प्रॉब्लम होनी तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर लूनर ट्रस्ट का तूफान आ भी गया तो ये मिशन मुकम्मल तौर पर फेल हो जाएगा। लूनर ट्रस्ट बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लूनर ट्रस्ट के बारे में अमेरिकन साइंसदानों का कहना है कि जो चांद पर लैंड हुए थे यहाँ रेत कई किलोमीटर ऊपर उठती है। अब देखना यह है कि चंद्रयान किस तरह अपने आप को इससे बचाता है और कैसे डेटा ट्रांसफ़र करता है। अगर चांद की सतह पर पौधे लगाए गए या फिर फेस कैम को बनाया गया, ये मेट्रॉइड शावर सब कुछ तबाह कर देंगे। यही वजह है कि आज भी चांद की सतह एक बंजर ज़मीन की शक्ल में है, वरना अब तक तमाम स्पेस एजेंसी वहां अपने स्पेस कैंप बना चुकी होती। लेकिन अब 2024 में नासा इंसानों को एक बार फिर से चांद पर भेजने वाली है। इस मिशन का नाम आर्टेमिस मिशन है। ये नासा का सबसे एडवांस मिशन है। 2022 में इसकी टेस्टिंग की जा चुकी है। जिस स्पेस रोवर में इंसान को चांद पर भेजा जाएगा, उस टेस्टिंग के बगैर इंसान को चांद पर भेजा जा चुका है ताकि इस पर कोई गड़बड़ हो तो इसे फ़ौरन हल किया जा सके। इनसे पहले 1972 में इंसानों को चांद पर भेजा गया था, लेकिन तब इंसान को भेजने का मसला स्पेशल को रेस में पीछे करने का। लेकिन अब क्योंकि चांद पर बहुत कीमती एलिमेंट्स मौजूद हैं, उन्हीं एलिमेंट्स की वजह से नासा एक बार फिर से इंसान को चांद पर भेज रही है। वहाँ पर इंसान जाकर मिट्टी के सैंपल को कलेक्ट करेगा और वहाँ की सरफेस को अच्छी तरह स्टडी करेगा ताकि फ्यूचर में चांद पर इंसानों का एक बेस कैंप बनाया जा सके। इंडिया चांद की डार्क साइड पर जा रहा है क्योंकि स्टडी के मुताबिक वहाँ पानी मौजूद है, जिसकी तलाश के बाद इंडिया भी चांद पर एक बेस कैंप बनाएगा और इस पानी में मौजूद हाइड्रोजन को निकाल कर वहाँ व्हीकल को चलाएगा, जिससे वहाँ की खुदाई करके मज़ीद एलिमेंट्स को निकाल के वहाँ एक स्ट्रॉन्ग बेस कैंप बनाया जाएगा जिससे स्पेस में आगे सफ़र किया जा सकता है। वैसे आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।